की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे फैसला सरदार पेंशन योजना को विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक विस्तार दिया है और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए सिडबी में 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी भी दी है। सरकार के इस फैसले से 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे और 25 लाख से अधिक नए उद्यमियों को लाभ मिलने की संभावना है, उम्मीद है। आपको बता दें कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने 2 बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, जहां एक ओर आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना को विस्तार दिया गया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन और लघु उद्योगों यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी गई है। ये फैसले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करने और छोटे उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो अटल योजना पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया। केंद्रीय कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है। पेंशन योजना को विस्तार दिया गया। दूसरी तरफ रोजगार सृजन को लेकर भी नए फैसले लिए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। तो केंद्रीय कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। फैसला जो है पेंशन योजना को लेकर असरदार फैसला लिया गया। 30-31 तक अटल पेंशन योजना को बढ़ाया गया है। वहीं एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने के लिए रोजगार सृजन के लिए बड़ा कदम उठाया गया। और विशेष संवाददाता अखिलेश जी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एक तरफ अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक उसको बढ़ाया गया, दूसरी तरफ रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई में बड़े पैमाने पर एमएसएमई को लेकर फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? देखिए मनोज, आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के तरफ से फैसले लिए गए, अगर उनको देखा जाए तो सबसे पहले जो योजना के तरफ में अगर देखा जाए तो अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ तक की जो इक्विटी पूंजी डालने की बात सरकार कर रही थी, उसको भी सरकार ने आज मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा सरकार ने नए युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से 1.12 करोड़ रुपए के नए रोजगार सृजित करने के लिए 25 लाख से अधिक नए उद्यमियों के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कहा गया कि सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है। आम आदमी की सुरक्षा के लिए जहां अटल पेंशन योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना के तौर पर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसे विस्तृत रूप से सृजन करना, बढ़ावा देना और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी दी है और सब्सिडी के तौर पर सरकार ने कहा कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार सब्सिडी पहले भी देती रही है और इस बार भी सब्सिडी की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में की गई है। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया है। वहीं एमएस सेक्टर में जान फूंकने के लिए बड़े कदम इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उठाए गए। और अब हम बात करेंगे सम्मेलन का समापन, लोकतांत्रिक मूल्य पर जोर। लखनऊ के विधान भवन में बुधवार को 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन सत्र को संबोधित किया और लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी शुचिता पर बल दिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को सदन में पहुंचाने की प्रेरणा हमारी संसद से मिलती है, जो भी विधानसभा संसद के नियमों का अवलोकन कर ले तो उसे अपनी विधानसभा चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको बता दें विधायिकाओं की जवाबदेही और तकनीकी के उपयोग की सराहना की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी संस्थाओं में स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष दिखना चाहिए। दोनों सदन की बैठक का समय बढ़ाने और नए युवा विधायकों को अधिक अवसर देने की वकालत की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जिस तरह से तकनीकी को अपनाया है वह इस सम्मेलन के जरिए पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बना है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में हुए नवाचारों जैसे डिजिटल गैलरी और विधायकों के लिए टैबलेट के उपयोग को अन्य राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने सराहा और इसे अपने राज्यों में लागू करने की इच्छा जताई। तो लोकतंत्र का महाकुंभ आयोजित किया गया। सीएम योगी ने विधायी गरिमा को सर्वोपरि बताया। मर्यादा, शुचिता और लोकतंत्र का ये मंथन टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यहां से जब सरकार के सामने आया कि ई विधान होना है, पार्लियामेंट का भी आग्रह था कि ई विधान होना है, हमने कहा इसमें देर नहीं करनी चाहिए, एकदम लागू करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि वो स्वयं आए थे इसके उद्घाटन में, और यहाँ पर ई विधान के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने भी आज इसको क्या पेपरलेस विधानसभा के रूप में पेपरलेस कैबिनेट भी है, पेपरलेस बजट भी है, पेपरलेस सब कुछ भी है। और सदन को बहुत अच्छे ढंग से वो लोग इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। शुरू में थोड़ा उनको दिक्कत थी, लेकिन अब लोग आते हैं आसानी से पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं। आप सोचो ना कितनी हमने कागज की बचत की, कितनी वनस्पतियों को हमने काटने से रोका है, प्रकृति का भी और पर्यावरण का भी संरक्षण किस रूप में किया है। तो मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 86वें अखिल भारतीय जो विधायी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका समापन समारोह आज आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हुए, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई? 3 दिवसीय जो है ये कार्यक्रम का सम्मेलन था, जिसमें जो है कई राज्यों के जो है यहाँ पर मौके पे आए और लोकसभा के अध्यक्ष बिरला भी आज मौके पर पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनके द्वारा जिस प्रकार से कहा गया कि ये लोकतंत्र का मंथन है, आगे की ऐसी प्रक्रिया रहेगी, इस प्रक्रिया के तहत जो है ये मंथन किया गया है। इसी के तहत उनके द्वारा सबसे पहले मुख्यमंत्री के ये शब्द जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया कि न्याय कैसे होना चाहिए, इन बिंदुओं करके कई सारे और बिंदुओं पर भी जो है उनके द्वारा बात की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर संसद के तर्ज पर जो है नियमावली में बदलाव लाने की बात जो है मुख्यमंत्री कही गई। जिस प्रकार से अगर दूसरे अन्य बिंदु को कहा जाए तो विधानसभा में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संबंध में जो है पूरी जानकारी उनके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा बताई गई। वहीं पर 300 से माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में आने के विषय को इसको बहुत बड़ा मंथन और बाकी आगे क्या क्या इसमें तब्दीलियां की जाए विधानसभा में, इस पर चर्चा को लेकर के उनके मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिया गया और साफ तौर से कहा गया जिस प्रकार के वाले समय में जो विधायक है या जिस प्रकार से संसद में जो नियमावली चलती है तो वो बाकी राज्यों में जो है वो वही नियमावली देखने को मिलनी चाहिए, कई जगह जो है बदलाव होने चाहिए। इसी के तहत ये मंथन पूरा किया गया और हमें उम्मीद है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के अध्यक्षता में जो जिस प्रकार से ये आज की बैठक जो सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है, बाकी सारी रणनीतियां तय हो गई होंगी। आगे कोई ना कोई सभी लोग मिल करके दिशा निर्देश जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों के लिए सामने लाए जाएंगे, जिससे कि आम जनता को और विकसित भारत बनाने के लिए जो है रणनीति तैयार हो सके। जी
से इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कार्यक्रम में समापन हुआ है, जिसमें लोकसभा के स्पीकर के साथ ही कई राज्यों के पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ है। और अब हम बात करेंगे एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश। यूपी के प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। क्रैश होने के बाद यह विमान एक तालाब में जा गिरा। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान लहराते हुए नीचे की ओर आ रहा है और चंद सेकंड में यह तालाब में समा जाता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय दिया और पायलट को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान उड़ान भरते समय सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आकर तालाब में गिर पड़ा। हादसे की आवाज सुनकर सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। तो एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तालाब में समा गया ट्रेनी विमान। हालांकि दोनों पायलट इसमें सुरक्षित रहे। ग्रामीणों की साहस और तत्परता से दोनों पायलटों को बचाया जा सका। आवाज आई थी ना। आवाज बहुत तेज आई थी ना। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ, तालाब में गिरा यह विमान। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आज वो हादसा टल गया। लेकिन उसके बावजूद एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग विमान है वो एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज जो है यहाँ पे गिर गया। तालाब के जो ये केपी कॉलेज इंटर कॉलेज पड़ता है उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सा जो है ये यहाँ पे जल कुंभी वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। पूरा एक बहुत बड़ा तालाब है जो अब काफी ऐसे दलदल में जो है वो तब्दील हो गया है। वहाँ पे जाके वो गिरा है और ऐसा कहा जा रहा है जो वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि ये जो विमान है वो माघ मेला क्षेत्र से ही उड़ के वापस आ रहा था और जब आ रहा था तभी वो उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो बिगड़ने के बाद वो जो ट्रेनिंग जो आपका विमान था क्राफ्ट था उसको जो है ले जाकर के काफी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पायलट थे उन्होंने काफी सूझबूझ दिखाई और वो सूझबूझ को दिखाते हुए उसको ले जाकर के एक ऐसे एरिया में ले गए, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा शहर के बीचों बीच है और बिल्कुल कुंभ मेला जहाँ पे लगता है जो संगम का क्षेत्र है, संगम का रेती का क्षेत्र है, वो उससे केवल 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। अगर वहां पर ये गिर जाता तो वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस समय करोड़ों की तादाद में वहां पे इस समय वहां पे श्रद्धालु मौजूद हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन बाद वहां पे जो बसंत पंचमी का जो स्नान होना है उसको लेकर के और मौनी अवस्था के स्नान के लोग वहां पहुंच बहुत से रुके हुए हैं। उसके अलावा लोग अभी भी आते जा रहे हैं, तो करोड़ों की तादाद में वहां पे इस समय लोग हैं। अगर वहां पे गिरता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल बीच शहरों के बीचों बीच में ये तालाब है और इसके ठीक बगल में इंटर कॉलेज वहां पे है और ठीक उसके बगल में विद्या वाहिनी करके 2 कॉलेज जहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसा वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि बहुत तेजी से एक आवाज हुई और बहुत तेजी से एक लाल रंग की रोशनी निकली और उसके बाद ये जो प्लेन था जब डिसबैलेंस होते हुए और ऊपर ही उड़ता हुआ आया और घूम करके इसी तालाब में गिर गया। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो उनके पायलट थे उनकी बहुत सूझबूझ इसमें कही जाएगी, जो उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उसको जो कि उसके ठीक अगर आप देखिए तो 100 मीटर दूर पर रिहायशी इलाका और सबसे बड़ी बात वहाँ बगल में ही रेलवे ट्रैक भी है, वहां पे ट्रेनें भी जाती हैं। तो अगर किसी ट्रेन पे आते हुए अगर ये गिर जाता है या कह सकते हैं कि जो बगल रिहायशी इलाका 100 मीटर 200 मीटर पे आप देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं, वहां पे अगर ये गिर जाता तो डेफिनेटली वहां पे एक बड़ा हादसा ही होता। और उसके साथ साथ अगर आप इधर की तरफ आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आगे जो मेन रोड जाती है, मेन रोड पे भी बहुत भीड़ रहती है। खासतौर से इस समय कुंभ का माघ मेला चल रहा है, वहां पे जैसे मिनी कुंभ की तरह से माना जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे भीड़ बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है और उसको लेकर के अगर वहां पे अगर ये उस तरफ सड़क पे गिरता या स्कूल कॉलेज किसी बिल्डिंग पे गिरता या किसी घर की छत पे गिरता या जैसे मैंने कहा कि मेला क्षेत्र में गिर जाता
तो ये आज प्रयागराज में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये एक संयोग है कि, और कह सकते हैं कि ये जो वहाँ के जो दोनों आपके IAS के जो ट्रेनी और उसके साथ एक पायलट जो उनका बैठा हुआ था, उनकी सूझबूझ कह सकते हैं कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट आने के बाद इसको वो लैंड कराने की कोशिश तो यहाँ पे नहीं करा सकते थे। उन्होंने देखा कि सबसे सेफेस्ट जगह जो थी वो यहीं पे थी। जो स्पेस था, ये काफी बड़े एरिया में जो तालाब है वहां पे पूरा एक तरीके से दलदल हो रखा है, और वहां पे जाके इसको गिराया है इन्होंने, जिससे कि उनको चोट दी। उसके बाद उन्होंने दोनों ने हाथ उठा के वेव किया, लोगों को कहा कि हम जो है अभी सुरक्षित हैं। उससे लेकर के कई जो स्थानीय लोग थे वहां पे पहुंच गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ बच्चे जो हाँ बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तालाब में समा गया ये ट्रेनी विमान, हालांकि गनीमत रही कि दोनों पायलट सकुशल बचाए गए। फिलहाल बहुत मधुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे CSJM के, आपको बता दें CJM के तबादले का विरोध, भारी आक्रोश। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं CJM के तबादले का विरोध, भारी आक्रोश। संभल में 24 नवंबर 2020 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और कोतवाल अनुज कुमार तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR के आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर स्थानांतरण होने के विरोध में महाधिवक्ता लामबंद है। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर स्थानांतरण वापस लेने की मांग की। साथ ही कहा कि चंदौसी बार एसोसिएशन के निर्णय के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें बार की सुबह अधिवक्ता जिला न्यायालय के गेट पर एकत्र हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान पूर्व बार अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि न्यायिक अधिकारी विभांशु सुधीर अच्छा कार्य कर रहे थे, पुलिस के दबाव में हाईकोर्ट द्वारा का स्थानांतरण कर दिया गया। चंदौसी बार एसोसिएशन जो निर्णय लेगी उसी आधार पर आगे आंदोलन किया जाएगा। तो CJM के तबादले का विरोध में अधिवक्ता लामबंद हुए, स्थानांतरण वापस लेने की मांग की। तो CJM के तबादले का भारी विरोध देखने को मिला। CJM के तबादले का विरोध अधिवक्ता करते नजर आए। विरोध में अधिवक्ता लामबंद दिखे, स्थानांतरण वापस लेने की मांग करते रहे। आपको बता दें CO अनुज चौधरी सहित 22 लोगों पर FIR का आदेश देने वाले CJM के स्थानांतरण के बाद अब भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता लामबंद होकर रईस अलवी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, संभल मामले में दरअसल जो CJM है उनके तबादले पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले CJM के द्वारा अनुज चौधरी समेत 22 लोगों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब उनके स्थानांतरण को इससे जोड़कर देखा जा रहा है और अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है? जिस तरह से देखिए संभल में जिस तरह से पीछे जो हिंसा हुई थी और हिंसा में लगभग जो है काफी पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और उसमें जो है करीब जो है करीब 100-150 लोगों को हत्या की गई। उसी करीब में एक जो बंदा था जिसकी गोली लगी थी, जिसकी गोली का आरोप लगाया कि पुलिस की गोली लगी थी, तो उसने जो है CJM कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दाखिल की थी। तभी CJM कोर्ट का जो आदेश था वो करीब यहाँ के जो वर्तमान में जो CO रहे हैं और जो इस तरह के साथी 20 पुलिसकर्मी के खिलाफ जो है आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो FIR दर्ज नहीं की गई। उसी करीब में आज जो है CJM कोर्ट के जो सुधीर कुमार जी हैं जज साहब, उनका इस्तीफा दिया गया था सुल्तानपुर, उनकी जगह पर और उनको भेज दिया था। उसी करीब में आज जो है वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है, और साफ तौर पर आरोप लगाया गया था कि जिस तरह से संभल हुई थी तो कई जगह पुलिस का इसमें हाथ है, पुलिस ने गोली चलाई है। इसको देखते हुए पुलिस ने जो है FIR दर्ज की है, और उसी करीब में इनका जो है जिस तरह से जो CJM जज साहब थे इनका तबादला किया गया है। जी बिल्कुल रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विरोध में अधिवक्ता लामबंद होकर स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। CJM के तबादले का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे पर्यावरण संदेश, संतों के चेतावनी भरे पत्र।
आपको बता दें, खबर धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के शताब्दी समारोह में बुधवार को संत समाज और योग जगत का बड़ा संगम देखने को मिला। योग गुरु बाबा रामदेव और जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की मौजूदगी में पर्यावरण को लेकर गहन मंथन हुआ। सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि पेड़ न होने से धरती को हो रही गंभीर नुकसान पर भी खुलकर चर्चा की गई। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा कि झीलें, तालाब और जलाशय लगातार सूखते जा रहे हैं और यदि अभी समाज और शासन ने पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो आने वाला समय भयावह होगा। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भले ही पतंजलि योगापीठ और गायत्री परिवार अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, समाज को जागरूक करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार का संगठनात्मक और सामाजिक चिंतन आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा देने वाला है और पर्यावरण संरक्षण अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। वेद मूर्ति श्रद्धेय श्याम शर्मा जी और श्रद्धामयी माता भगवती जी ने जो तप किया, पुरुषार्थ किया और वेद धर्म और गायत्री धर्म की प्रतिष्ठा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का संकल्प, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जो एक मात्र नारा नहीं दिया, उन्होंने लोगों के जीवन में एक व्यवहारिक सकारात्मक दिव्य आध्यात्मिक रूपांतरण किया। देखिए, इसी के 1 वर्ष की पूरे होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस देश में बड़े सुखद परिवर्तन हो रहे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और युवा जग रहा है। अब आने वाला समय भारत का युवाओं के हाथ में आने वाला है, जैसे कि एक बहुत बड़े संगठन का अध्यक्ष भी युवा बना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूसीसी के 1 के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं। और अब हम बात करेंगे दबंगों का कहर कैसे हो बसर। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र सिकंदरपुर कस्बे में दबंगई की एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कानून का खौफ पूरी तरह गायब नजर आया। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में दबंगों का कहर देखने को मिला। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं की भद्रता की और मकान की दीवार व गेट को तोड़ डाला। जब पीड़ित परिवार की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जमकर उत्पात मचाया। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने दबंगों द्वारा की जा रही तोड़फोड़ को कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग पुलिस से बेखौफ होकर मकान की दीवार और गेट तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो छिबरामऊ क्षेत्र में दबंगों का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सिकंदरपुर कस्बे में घर पर हमला किया दबंगों ने। महिलाओं से अभद्रता की, मकान की दीवार और गेट तोड़ते साफ तौर पर आप देख सकते हैं इन दबंगों को। दबंगों की करतूत कैमरे में कैद हुई है। छिबरामऊ क्षेत्र में दबंगों का कहर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिकंदरपुर कस्बे में घर पर यह हमला किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं से अभद्रता, मकान की दीवार पर चढ़कर गेट तोड़ना और परिवार पर हमला करना, इन दबंगों की करतूत सामने आई है। लोग घर पे थे, हमारा भाई और मैं कोचिंग जा रहे थे, तो भाई तो चला गया। उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई चला गया, एकदम से वो लोग आ गए, तो उन्होंने एकदम से हमला कर दिया। और मतलब कि सारे लोग इकट्ठे होके आए और वो जो रूपन सिंह थे और जो देवेन सिंह, उन्होंने बोला कि दीवार गिराओ, तो उनके सारे लड़कों ने दीवार गिराई, हमारी दीवार गिराई। हाँ, हमारे जो पीछे दीवार हुई थी वो गिरा दी। यहाँ पे मैं सन 1980 से रह रहा हूँ। वहाँ पे हमारे घर पे है, क्या नाम है, कब्जा कर लिया, क्या नाम करने के लिए है। हमारी जो दीवार बनी हुई थी, गेट बना हुआ था, सारा है जैसे तोड़ दिया है। यशपाल सिंह, देविंदर सिंह ने, रूप सिंह, जितेंद्र सिंह, ये सभी लोग आए हमारे घर पे। कम से कम 20 आदमी है, कल चढ़ाई कर दी। हम जितने भी 5 भाई हैं, सबके सब दिल्ली रहते हैं। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, छिबरामऊ क्षेत्र में दबंगों का कहर साफ तौर पर देखने को मिला। सिकंदरपुर कस्बे में घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करना, गेट तोड़ना और दबंगों ने सारी हदें पार की हैं। कुछ अहम अपडेट सामने आया?
बता दें, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली पुलिस विभाग के लिए ये तस्वीर है, क्योंकि किस तरह से खुलेआम ये दबंग किसी भी घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है ये पूरा जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ये जो बुजुर्ग महिला है और इसके साथ इसकी पोती रहती है और इसकी बहू रहती है, ये तीनों महिलाएं यहाँ पर करीब 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। सुबह सुबह तड़के ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग घुसे और मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान इन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। तब इन लोगों ने जो घर के आसपास की जो दीवार होती है उसको ही खुलेआम तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने पुलिस को शिकायत भी की थी। लेकिन पुलिस की भी संवेदनहीनता यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला इस बात का था, लेकिन किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी और खुलेआम दबंग किस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ महिलाएं रह रही थी। अगर किसी तरह का कोई विवाद था तो पुलिस के द्वारा इनको शिकायत करनी चाहिए थी और इस विवाद को शांत करना चाहिए था, ना कि खुद ही गुंडागर्दी करनी चाहिए थी। ऐसे में स्थानीय पुलिस पे भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह की दबंगई काफी समय तक होती रही और स्थानीय पुलिस जो कि चौकी से कुछ ही दूरी पे जो ये बवाल ये चल रहा था, दूरी बताई जा रही है, तो स्थानीय पुलिस को इस चीज की भनक नहीं हुई है। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पीड़ितों ने जब शिकायत वहां पर करी है जाकर, तो पुलिस उल्टा ही पीड़ित पक्ष को ही धमकाने में लगी हुई है कि मामले में आप लोग समझौता कर लीजिए। तो तमाम तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंग बिल्कुल निर्भीक होकर और पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़े होते हुए वहां पर दीवार को तोड़ रहे हैं, आसपास अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। तो फिलहाल ये पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल है और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं या फिर ये दबंग किसी तरह से निर्भीक होकर इस तरह की दबंगई दिखाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छिबरामऊ क्षेत्र में दबंगों का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। फिलहाल अभी के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं